जैसे स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर। पीछे आपने देखा था लिविंग वर्ल्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म थे। 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म नोन एंड डिस्क्राइब्ड है। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जो प्रारंभ, आप बोलो कि सबसे पहले मोर साइंटिफिक बेसिस किसने दिया, तो उसमें जो नाम आता है वो आता है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट Aristotle was the earliest to classify. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. सबसे पहले एरिस्टोटल साहब ने क्या किया, मार्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर प्लांट और एनिमल को डिवाइड किया इन्होंने। तो प्लांट को जब डिवाइड किया, सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए और प्लांट को डिवाइड किया इन्होंने ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में, यानी 3 हर्ब, श्रब, ट्री, इसमें इन्होंने प्लांट को डिवाइड कर दिया। एनिमल को डिवाइड करने की बात आई तो एनेमा और एनेमा, यानी जिनके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट था उनको, और जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं था उन्हें 2 ग्रुप में रखा। तो जिनके अंदर रेड ब्लड था उन्हें इनेमा में रखा गया, जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं था उन्हें एनेमा में रखा गया। लेकिन इसके बाद लिनियस साहब आए और लिनियस ने बताया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। Whenever we talk about 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो आप जानते हैं वहाँ 2 किंगडम कौन कौन से आए, एक आया प्लांटी और दूसरा एनिमलिया। बेसिकली इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जिसके अंदर प्रेजेंट है वो प्लांटी का मेंबर है, सेल वॉल जिसके अंदर नहीं है वो एनिमलिया का मेंबर है। प्लांटी के मेंबर ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जबकि जो एनिमलिया के मेंबर्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। अब यहाँ पर 3 बातें जो थी अगर हम देखें तो वो इस क्लासिफिकेशन में, जो प्लांट और किंगडम का क्लासिफिकेशन था वहाँ पे गड़बड़ है। क्या क्या? इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन्होंने जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ली है वो ये है कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों को एक साथ रखा गया, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों को एक साथ रखा गया, ऑटोट्रॉफिक एल्गी और हेट्रोट्रॉफिक फंजाई दोनों को एक साथ रखा गया। ये मेजर ड्रॉबैक था। ऑल्दो, तो देखिए, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। पहली बात, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों एक साथ। दूसरी खास बात, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों को एक साथ रख दिया गया। और तीसरी बात जो थी कि फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, इन दोनों को भी साथ में रख दिया गया। यानी 3 बड़ी मिस्टेक थी इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में, लेकिन फिर भी ये क्लासिफिकेशन सिस्टम काफ़ी पॉपुलर हुआ। एक और बात जब हम आगे बढ़ते हैं कि ये सिस्टम इनएडुकेटेड था, तो बिसाइड ग्रॉस मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नीड हुई कि साहब इसके अलावा भी कुछ कैरेक्टर लेने चाहिए, जैसे सेल स्ट्रक्चर होना चाहिए, नेचर ऑफ द वॉल होनी चाहिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी डिफरेंट कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर फिर क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए। तो फिर इसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है, और फाइनली हम पहुंच जाते हैं आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम पे, जिसको हम कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आर.एच. व्हिटेकर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया वो कौन सा था? वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कब दिया इन्होंने? तो इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया, ये इन्होंने दिया है बेटा, आर.एच. व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन है ये है 1969 में दिया। आर.एच. व्हिटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन 1969 में दिया। 5 किंगडम में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमलिया। मेजर इन्होंने कौन से कैरेक्टर लिए? तो सबसे पहले से सेल टाइप की बात आती है। सेल टाइप में आप जानते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, एक प्रोकैरियोट होते हैं और दूसरे यूकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन नहीं है। यूकैरियोट में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ओनली 1 फाइलम है, ओनली 1 किंगडम है मोनेरा, जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक कंडीशन है। रेस्ट जितने भी हैं उन सब के अंदर जो कंडीशन आई वो यूकैरियोटिक आ गई। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द सेल वॉल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है सेल वॉल को लेकर। जब हम आते हैं तो नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है, जिसको हम लोग पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड से बनी होती है। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ में प्रेजेंट होती है, सेलुलोजिक सेल वॉल है। फंजाई के अंदर बात करें तो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइटिन की सेल वॉल है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड की सेल वॉल है। फंगल सेलुलोज की सेल वॉल है। लगातार 3 बार नीट में क्वेश्चन आया फंगस की सेल वॉल के ऊपर, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लांटी के अंदर जब आते हैं तो सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, कॉमन पॉइंट है, और एनिमलिया के अंदर सेल वॉल
एब्सेंट होती है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर अगले पढ़ते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आप जानते हैं जो प्रोकैरियोट है यानी उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, जितने भी यूकैरियोट हैं उन यूकैरियोट्स के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। अब बात आती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। तो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा मोनेरा एंड प्रोटिस्टा दोनों में। ये प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है, जबकि इधर मल्टी सेलुलर टिश्यू या मल्टीसेलुलर या लूज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलता है फंजाई के अंदर। टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम मिलता है, ऑर्गन मिलता है आपको प्लांट के अंदर। टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम मिलता है एनिमल के अंदर। न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ। जब हम बात करते हैं मोनेरन्स की, तो मोनेरा यूनिक होते हैं न्यूट्रिशन में, क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक दो तरह का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। दिस इज अ यूनिक प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी और कहीं नहीं मिलेगी। मोनेरा के अलावा बाकी कहीं भी आपको कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। सो दिस न्यूट्रिशन, दिस कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट ओनली इन द केस ऑफ मोनेरा। इसके अलावा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है तीन तरह का, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोंट भी होते हैं ये। दूसरा प्रोटिस्टा में आते हैं, ये भी वेरिएबल है, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक दोनों तरह का न्यूट्रिशन है, लेकिन यहां पर जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है दैट इज ओनली फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन इज एब्सेंट इन द केस ऑफ प्रोटिस्टा। फंजाई के अंदर बढ़ते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, लेकिन यहां पर सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम सिक्रेट करता है फंजाई और वो अपने सबस्ट्रेट पर उसको डालता है, देन डाइजेस्ट करता है एंड फिर डाइजेस्टेड फूड को फंजाई एब्जॉर्व करता है विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम। यहाँ पर न्यूट्रिशन होता है। प्लांटी ऑल यू नो फोटोसिंथेटिक होता है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये फोटोसिंथेसिस करता है। लास्ट में जब हम पहुंचते हैं तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक और किंगडम में पाया जाता है। कंप्लीट हेटरोट्रॉफिक है फंजाई और उसी तरह कंप्लीट हेटरोट्रॉफिक किंगडम है एनिमेलिया। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब इनगल्फिंग करता है, फूड सब्सटेंस को ऑर्गेनिज्म इनगल्फ करता है, खा लेता है, बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट करता है, वहीं पर उसका एब्जॉर्प्शन होता है एंड देन न्यूट्रिशन। तो दिस इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। यहाँ पर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम के साथ। इसी तरह प्लांट का अगर न्यूट्रिशन हम बोलें तो प्लांट का जो न्यूट्रिशन है, इस न्यूट्रिशन को हम बोल सकते हैं होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो इन द केस ऑफ प्लांट होलोफाइटिक न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट। आइए, so these are the different classification criteria we used by R.H. Whittaker. अब यहाँ एक बात और आती है कि ये जो R.H. Whittaker थे, इन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के ऊपर भी काम किया, क्योंकि R.H. Whittaker एक्चुअली क्या थे? R.H. Whittaker जो थे ये इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट थे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। तो जाहिर है इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में इवोल्यूशन की बात तो जरूर होगी भाई। हाउ इवोल्यूशन टेक्स प्लेस? तो उन्होंने बताया कि भाई सबसे पहले इस दुनिया में कौन आए? मोनेरा आए। मोनेरा के बाद इस दुनिया में कौन आए? प्रोटिस्ट आए। और प्रोटिस्ट के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है वो 3 डिफरेंट डायरेक्शन में हुआ है, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, और इस तरह से इवोल्यूशन हुआ। तो फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन की बात आती है या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात आती है, दैट इज अगेन मेजर पॉइंट था R.H. Whittaker के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो 3 डोमेन सिस्टम आता है। ऑल वीज जैसे साइंटिस्ट आते हैं और उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। एक्चुअली उन्होंने मोनेरा को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसको डिवाइड कर दिया? मोनेरा को। मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया में, और से 2 किंगडम बन गए, और बाकी जो रेस्ट किंगडम थे वो तो आपके पास थे ही। तो एक जो 3 डोमेन बना, एक बना आर्किया, दूसरा बना बैक्टीरिया, और तीसरा बना यूकैरिया। यूकैरिया के अंदर 4 किंगडम आते हैं। कौन कौन से? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो इस तरह से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यहाँ पर आता है। मोनेरा को डिवाइड किया गया 2 डोमेन में, एक में आर्किया और एक में बैक्टीरिया रखा गया। तो लेकिन बहुत ज़्यादा इसको आपको नहीं पढ़ना है। प्लांटी किंगडम की जब बात करते हैं हम, तो आप जानते हैं उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। जब हम अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया, ब्लूग्रिनेल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म सब के सब प्लांटी के मेंबर थे। लेकिन बाद में ड्यू टू देयर प्रोकैरियोटिक नेचर, जितने ये प्रोकैरियोट थे इन सबको प्लांटी से हटाकर कहाँ रख दिया गया? मोनेरा में रख दिया गया।
जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे उन सबको क्या किया गया, तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे उन सबको यहाँ से हटाकर रख दिया गया एक सेपरेट किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। और अब प्लांटी में कौन बचे, प्लांटी में केवल बचे हैं रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये प्लांटी के किंगडम बचे। तो यहाँ पर जब भी हम लोग इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं, चूंकि जो मोनेरेंस हैं उनकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं है, तो बाउंड्रीज क्लियर नहीं होने के कारण कुछ प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है बाउंड्रीज क्लियर नहीं होने के कारण? बाउंड्रीज क्लियर होने के नहीं के कारण होता है कि जो क्लैमाइडोमोनास है, स्पाइरोगैरा है, दोनों को प्लेस किया गया अंडर एल्गी। बट आप जानते हैं जो स्पाइरोगैरा है वो फिलामेंटस है, जो क्लैमाइडोमोनास है वो यूनिसेलुलर है। बात समझ आ रही है ना? तो जो 3 ड्रॉबैक थे पीछे के सिस्टम के, कौन कौन से? प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों को साथ में रखा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों को साथ में रखा, ऑटोट्रोफिक एल्गी और ऑटोट्रोफिक हेटेरोट्रोफिक फंजाई को साथ में रखा, उनको इन क्लासिफिकेशन सिस्टम में अलग किया गया। और आर.एच. व्हिटेकर ने जो नया किंगडम दिया उस किंगडम का नाम था फंजाई। तो फंजाई को एक किंगडम का स्टेटस किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। और जो सबसे बड़ी खास बात आपने पढ़ी कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। समस्या वही अभी है। क्या समस्या है भाई? कि अब ये भी चूंकि जो प्रोटिस्ट हैं उनकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं है, तो किसी साइंटिस्ट के लिए जो मोनेरेंस है दूसरे प्रोटिस्ट है दूसरे साइंटिस्ट के लिए वो प्लांट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर Chlamydomonas, chlorella, earlier placed in algae with plants and both having cell wall, with Paramecium and amoeba, which was placed in animal kingdom and which lacks cell wall। यानी समस्या तो अभी भी वही बनी हुई है। हालांकि यहाँ जो क्राइटेरिया हुआ है, ये क्राइटेरिया हुआ है ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो एक चीज खाली पकड़ी इन्होंने कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं उन सबको उठाकर कहाँ रख दिया? प्रोटिस्टा में रख दिया। वेरिएशन अभी भी है, सेल वॉल है एक के अंदर, दूसरे के अंदर सेल वॉल नहीं है, एक ऑटोट्रोफिक है, दूसरा हेटेरोट्रोफिक है। बाउंड्रीज आर नॉट क्लियरली डिफाइंड ऑफ दिस किंगडम। इसीलिए एक मेंबर जो किसी साइंटिस्ट के लिए एनिमल हो सकता है, दूसरे साइंटिस्ट के लिए वो प्रोटिस्ट का मेंबर है, लेकिन ये लास्ट नहीं है बेटा। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमें नई टेक्नोलॉजी आती जाएगी, नए नए क्लासिफिकेशन सिस्टम आते चले जाएंगे और लगातार ये ग्रोथ होता जाएगा। ऑर्गेनिज्म नहीं बदलेगा, बदलेगा उसका ग्रुप, बदलेगा डिवीज़न का क्राइटेरिया, और डिवीज़न का क्राइटेरिया बदलने के साथ साथ नए नए क्लासिफिकेशन सिस्टम आ जाएंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले किंगडम के साथ, जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। बड़ा इंपॉर्टेंट किंगडम है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मोनेरा से मिलते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? मतलब ये हुआ कि मोनेरा में जो भी है सब बैक्टीरिया है, व्हाटएवर इट इज आर्कीबैक्टीरिया, इट इज साइनोबैक्टीरिया और इट इज यूबैक्टीरिया, व्हाटएवर बैक्टीरिया, इट मे बी फिलामेंटस बैक्टीरिया, जितने भी मेंबर हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा आर बैक्टीरिया। तो सोल मेंबर कौन है इसका? बैक्टीरिया है। दूसरी खास बात, दे आर द मोस्ट एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिज्म कहाँ है? प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और अगर हम एक ऐसी बात करें कि साहब हैंडफुल ऑफ सॉइल अगर हम ले तो कितने बैक्टीरिया मिलेंगे? तो हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। दिस बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एक्सट्रीम हैबिटेट, जहां दूसरा कोई नहीं मिलता। दूसरा कोई नहीं मिलता मतलब हॉट स्प्रिंग में, डिजर्ट में, स्नो में, डीप ओशन में, जहाँ वेरी फ्यू अदर ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट, वहाँ भी बैक्टीरिया सर्वाइव करता है, मजे के साथ रहता है। और कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो दूसरे के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। आप जानते हैं डिजीज कॉज करते हैं। देयर आर डिफरेंट बैक्टीरिया जो प्लांट और एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं। आइए, तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, अगर हम बैक्टीरिया की शेप की बात करें कि शेप के बेस पे बैक्टीरिया को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो देखिए बैक्टीरिया ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। 4 शेप इनके कौन कौन से हैं? एक है कोकाई, दूसरा है वेसिलाई, तीसरा है स्पाइरल और चौथा है वाइब्रियो, कॉमा शेप। तो ध्यान दीजिए 4 टाइप के बैक्टीरिया हैं। एक तो ये हो गए स्फेरिकल बैक्टीरिया जिनको कोकस बोल देते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हो गए जिनको बैसिलस बोल देते हैं, कॉमा शेप बैक्टीरिया हो गए जो वाइब्रियम हो गया,
और स्पाइरल बैक्टीरिया हो गया स्पाइरलम। तो 4 डिफरेंट शेप है आप देख रहे हैं। जहाँ पर ये जो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्पोर, बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर मिलता है एंड दिस एंडोस्पोर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो एंडोस्पोर है हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का। और इधर जब स्पाइरलम में आते हैं तो एक नया स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है फ्लैजलम, यानी फ्लैजला भी बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। नॉर्मली जैसे यूकैरियोट में ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ फ्लैजला होता है, ऐसा कोई भी फ्लैजला इसके अंदर नहीं पाया जाता। इसके अंदर जो फ्लैजला होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। दिस इज द कॉमा शेप बैक्टीरिया। आप जानते हैं वाइब्रियो कॉलरी जो कॉलरा डिजीज कॉज करता है वो यही बैक्टीरिया होते हैं। आइए अब बात करते हैं हम लोग कि जो बैक्टीरिया है इनका स्ट्रक्चर तो साहब बहुत सिंपल हो गया। क्यों बहुत सिंपल हो गया? बिकॉज दीज आर प्रोकैरियोट। आप जानते हैं जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस है ही नहीं। तो दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर्स आर वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये क्या बात हुई सर, समझ नहीं आया? हाँ, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है लेकिन बिहेवियर में बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं। इसके अलावा ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं। हेटरोट्रॉफिक में कैसे होते हैं? ये सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, ये डिकम्पोजर हो सकते हैं, ये पैरासाइट हो सकते हैं, ये सिम्बायोंट हो सकते हैं। इसके अलावा ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी रेस्पिरेशन करते हैं, रहते हैं, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन भी है, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑब्लिगेट एरोब भी है, फैकल्टेटिव एरोब है, ऑब्लिगेट एनारोब है, फैकल्टेटिव एनारोब है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म। दूसरी खास बात, कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, अगर क्वेश्चन में प्रोटिस्टा लिखा हो, मोनेरा ऑप्शन में नहीं है, तो आप प्रोटिस्टा को भी आंसर में दे सकते हैं। प्रोटिस्टा भी एक आंसर यहां पर बन सकता है, लेकिन अगर मोनेरा नहीं है तब। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। आपको पता ही है, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। उसमें कैसे कैसे हो सकते हैं? हमने दो तरह के बैक्टीरिया की चर्चा की थी, एक फोटोसिंथेटिक है और दूसरा कीमोसिंथेटिक है। एक फोटोसिंथेटिक, दूसरा कीमोसिंथेटिक। एक लाइट एनर्जी को यूज करता है, दूसरा केमिकल के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी को यूज करता है। तो दोनों, एक फोटोसिंथेटिक हो गया और एक कीमोसिंथेटिक हो गया। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नीट में आ चुका है बेटा क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कैसे हैं? हेटेरोट्रॉफिक है। दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। अब आते हैं हम बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की तरफ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया आता है आर्की बैक्टीरिया। व्हाट इज आर्की? आर्की मतलब ओल्डेस्ट। इसे लिविंग फॉसिल भी कई बार लोग देते हैं। ओल्डेस्ट बैक्टीरिया, इस दुनिया में सबसे पुराने जो बैक्टीरिया है दैट इज आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की कुछ खास बात है, स्पेशल सिंस दे लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, हैलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफाइल्स हो जाएंगे, मार्शी एरियाज में जो मिलेंगे मिथेनोजेंस हो जाएंगे। तीन तरह के आर्की बैक्टीरिया है, कौन कौन से? हैलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल और मिथेनोजेंस। इसमें मिथेनोजेंस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एनटीए ने सीधे पूछा है कि जो मिथेनोजेंस है वो किस तरह के बैक्टीरिया है? सब आर्की बैक्टीरिया है। बहुत आसान। तो चलिए, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया किस चीज में? हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। ऑल्दो खाली यही नहीं है, सेल वॉल भी इनकी डिफरेंट होती है, लेकिन एनसीईआरटी ने चूंकि सेल वॉल दी है, सेल मेम्ब्रेन नहीं दी है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल दोनों ही इनकी यूनिक होती है। सेल वॉल दी है एंड दैट्स ड्यू टू दिस सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन दे आर कैपेबल टू लाइव इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। अब बात आती है मिथेनोजेंस की। मिथेनोजेंस के अंदर क्या खास बात है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आ रहा है कि जो ये मिथेनोजेंस हैं ये गट में प्रेजेंट होते हैं सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोस। काऊ और बफेलो की एलिमेंट्री कैनाल में रूमेन में ये पाए जाते हैं। अब वो रूमेन में क्या करेंगे साहब? ये बैठ के वहां सेलुलोज ब्रेकडाउन में हेल्प करेंगे उसके, और फिर क्या होगा? फिर ये उसकी डंग के साथ बाहर आ जाएंगे एंड वो जो डंग है हम उसको यूज कर सकते हैं बायोगैस प्रोडक्शन में। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल। तो जो मिथेनोजेंस है इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। क्यों? क्योंकि इनसे मीथेन बनती है, इनसे बायोगैस बनती है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। मिथेनोजेंस, आर्की बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए आगे बढ़े। अगले बैक्टीरिया की तरफ जो हम बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं यू बैक्टीरिया की तरफ।
यू बैक्टीरिया मतलब एक्चुअल बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया आप जिन्हें बोल सकते हो। और ट्रू बैक्टीरिया की खास बात क्या है भाई? ट्रू बैक्टीरिया की खास बात ये है कि ये जो ट्रू बैक्टीरिया है, देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया, दे आर कैरेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल ए फ्लैजलम। अगर मोटाइल होंगे तो फ्लैजलम पाया जाएगा। फ्लैजलम किसका बना होगा? फ्लैजलिन प्रोटीन बना हुआ, याद रखिएगा। फिर द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। यस, साइनोबैक्टीरिया को पहले कहाँ रखा गया था? एल्गी में रखा गया था। नाम क्या था? ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन जब पता चला कि ये प्रोकैरियोट होते हैं तो इनको एल्गी से हटाकर मोनेरा में रख दिया गया। और आपने पहले ही पढ़ा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, तो इसलिए इन साइनोफाइसी के मेंबर्स को अब नाम दे दिया गया साइनोबैक्टीरिया। क्या खास बात है? दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। यहां आपको समझना होगा कि जो बैक्टीरिया की फोटोसिंथेटिक है, आप जानते हो वो नॉन ऑक्सीजेनिक होती है, लेकिन जो ये साइनोबैक्टीरिया है इनकी फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक होती है, क्योंकि ये वाटर यूज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जबकि वहाँ जो सल्फर बैक्टीरिया है वो H2S यूज करता है और सल्फर रिलीज करता है। तो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नॉन ऑक्सीजेनिक होती है, लेकिन जो प्लांट है या साइनोबैक्टीरिया है इनकी फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक होती है। कैसे कैसे होते हैं भाई, जरा ध्यान दीजिए। तो ये जो बैक्टीरिया है, these cyanobacteria are unicellular, colonial or filamentous, may be present in fresh water, marine water or terrestrial algae। ये देख रहे हैं आप, दिस इज फिलामेंटस। यहाँ पर चारों तरफ इसके जो कवरिंग है, दैट कवरिंग इज टर्म्ड एज म्यूसिलेजिनस शीथ। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? म्यूसिलेजिनस शीथ बोलते हैं। ये क्या करती है? इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। ये जो सेल्स हैं, दीज सेल्स आर नॉर्मल फोटोसिंथेटिक सेल। हम इसको बोल सकते हैं कि साहब ये जो सेल्स हैं, दीज आर नॉर्मल फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं। यानी क्या करेंगे ये? दीज सेल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन CO2 फिक्सेशन। लेकिन इसी के बीच बीच में हेट्रोसिस्ट हैं। हेट्रोसिस्ट कैसी होती हैं? लार्ज सेल होती हैं। यस, ये लार्ज सेल होती हैं, स्पेशलाइज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। याद रखिएगा, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। केवल मोनेरा है इस दुनिया में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। CO2 फिक्सेशन तो और लोग भी करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम केवल कौन करता है? मोनेरा करता है। एंड दिस हेट्रोसिस प्रोवाइड सच कंडीशन। थिक वॉल्ड होते हैं, ऑक्सीजन के लिए इम्परमिएबल होते हैं। इससे क्या होगा? नाइट्रोजिनेज एंजाइम, द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, उस एंजाइम को एनारोबिक कंडीशन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो खराब हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है? एनारोबिक कंडीशन मेंटेन होती है हेट्रोसिस में, और इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। यस, ब्लूम, बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। दिस सीक्रेट सम टॉक्सिन्स आल्सो, पानी को पूरा डिटीरिएट कर देते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज स्पेशलाइज्ड सेल एंड दैट सेल्स आर टर्म्ड एज हेट्रोसिस। फॉर एग्जांपल नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये साइनोबैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेटिक भी है और फोटोसिंथेटिक के साथ साथ कीमोसिंथेटिक भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ध्यान दीजिएगा, मोनेरा। हाँ, साइनोबैक्टीरिया नहीं, मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया क्या है? फोटोसिंथेटिक है, CO2 फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कीमोसिंथेटिक कौन है? बैक्टीरिया है, नॉट साइनोबैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर ATP प्रोडक्शन। तो इससे क्या होगा? क्या कोई और फायदा होता है इससे? यस, इसके अलावा इससे एक और फायदा है। क्या? दे हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस and sulfur. They play very important role in recycling of nutrient. कौन? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? केमिकल के ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकालते हैं, ATP बनाते हैं एंड देन अपना फूड बना लेते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया आता है, दिस इज द मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया। यस, ध्यान दीजिए, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट बैक्टीरिया। इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया हैं वो कैसे हैं भाई? तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना।
हेट्रोट्रोफिक जो बैक्टीरिया है मोस्ट एबेंडेंट है, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर, डिकम्पोज करते हैं, और जब डिकम्पोज करेंगे तो हमारा जो ह्यूमन के लिए ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, है ना, और हार्मफुल भी बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, लैक्टोबैसिलस। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, कौन, अगर हम प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक में आपको मिलेगा सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस मिलेगा। कर्ड बनाने के लिए कौन मिलेगा आपको, तो कर्ड बनाने के लिए जो बैक्टीरिया मिलेगा दैट इज लैक्टोबैसिलस मिल जाएगा, लैक्टोबैसिलस मिल जाएगा। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम में कौन मिल जाएगा आपको, यहाँ पर जो बैक्टीरिया मिल जाएगा वो कौन सा मिल जाएगा, राइजोबियम मिल जाएगा। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो हमें फायदा पहुंचाते हैं। इसी तरह सम और पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, भाई अब हर कोई फायदा तो नहीं पहुंचाएगा ना, कुछ हार्म भी पहुंचाएंगे। तो हार्म पहुंचाने वाले में कौन कौन से हो जाएंगे, वो जो पैथोजन है हमारे, जो डिजीज कॉज करते हैं, प्लांट को भी डिजीज कॉज करते हैं, एनिमल को भी। कौन कौन से, ह्यूमन बीइंग को डिजीज कॉज किया, क्रॉप को किया, फार्म एनिमल्स को किया, पेट्स को किया, जैसे कॉलरा। कॉलरा कौन कॉज करता है, वाइब्रियो कॉलरी। टाइफाइड कौन कॉज करता है, सैल्मोनेला, है ना, सैल्मोनेला टाइफाइमेरियम। टेटेनस कौन कॉज करता है, क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनी। सिट्रस कैंकर कौन कॉज करता है, जैंथोमोनास सिट्री, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैंथोमोनास। सो जो जैंथोमोनास सिट्री बैक्टीरिया है ये प्लांट की डिजीज सिट्रस कैंकर कॉज करता है। कॉलरा आपने पढ़ लिया, वाइब्रियो कॉलरी करता है। टाइफाइड सैल्मोनेला करता है। टिटनस क्लॉस्ट्रिडियम करता है। तो देयर आर डिफरेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन पे आते हैं तो मेनली बाई फिजन। अब ये फिजन कब होगा, जस्ट जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। यस, फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया अगर जैसे ई कोलाई की बात करें, अगर उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो हर 20 मिनट में वो डिवाइड कर जाएगा। यस, तो बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, देखो ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है डुप्लीकेट होता है, दो में डिवाइड होता है और बाद में इससे इस तरह से कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है और दो बैक्टीरिया बनकर तैयार हो जाते हैं। सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। कौन से स्पोर, एंडोस्पोर्स। पीछे मैंने बताया था ये जो स्पोर बनाते हैं इनका नाम है एंडोस्पोर्स, और ये हाईली रेजिस्टेंट स्पोर है। कैसे स्पोर होते हैं ये, दीज आर हाईली रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर। मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता। फिर सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे करते हैं, इनके सेक्सुअल प्रोडक्शन में सिंपली बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल का दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसडक्शन होता है, कॉन्जुगेशन होता है, या समझो ट्रांसफर होता है। तो तीन तरह से ये ट्रांसफर होता है भाई। तीन तरह का ट्रांसफर कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा हो सकता है, 3 टाइप ऑफ ट्रांसफर, जल्दी से बोलिए। तो सबसे पहला एक हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन बोलते हैं, तीसरे को कौन सा बोलते हैं, तो तीसरे को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ध्यान रखिएगा, अगर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है थ्रू मीडियम ट्रांसफॉर्मेशन, अगर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है बैक्टीरियोफेज वायरस ट्रांसडक्शन, अगर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है थ्रू सेक्स पिलाई, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, कॉन्जुगेशन। तो ध्यान देना, इसमें पूरा पूरा जेनेटिक मटेरियल नहीं जाता, कुछ जीन जाते हैं, तो दैट्स वाई कभी भी जाइगोट नहीं बनता, मीरो जाइगोट बनता है। तो ट्रू सेक्सुअल प्रोडक्शन इज एब्सेंट इन मोनेरा, इनके अंदर कभी भी ट्रू सेक्सुअल प्रोडक्शन आपको नहीं मिलेगा। आइए अब पहुंचते हैं वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया की तरफ, द माइकोप्लाज्मा। द माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नीट। यस, सेल वॉल लेस बैक्टीरिया। सेल वॉल लेस बैक्टीरिया कौन सा है, माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन। यस, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सबसे छोटे हैं, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कैन सर्वाइव का मतलब क्या हुआ, मतलब कि नॉर्मली तो इनको चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है
तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। तो कैसे हैं ये, ऑब्लिगेट एरोब या फैकल्टेटिव? ये है फैकल्टेटिव एनारोब। ऑब्लिगेट एरोब तो है, एरोब मतलब ऑब्लिगेट एरोब क्यों बोलेंगे जब फैकल्टेटिव है तो, है ना। ऑक्सीजन मिलेगी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये करेंगे अपना रेस्पिरेशन, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी कर सकते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा कॉज डिजीजेज, दे आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आइए अब बढ़ते हैं हम अगले किंगडम की तरफ, जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। क्या खास बात है इस किंगडम की भाई? जब भी हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो किंगडम प्रोटिस्टा में पहली सी बात आती है, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर दिस किंगडम। जितने भी हैं ऑल सिंगल सेल, जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं, यूकैरियोट हैं, वो सब प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। बट द बाउंड्रीज, मैंने बताया था आपको, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसीलिए जो एक ऑथर के लिए फोटोसिंथेटिक प्लांट है वो दूसरे के लिए प्रोटिस्ट हो सकता है। In this book, we include chrysophyte, dinoflagellate, euglenoid, slime mold and protozoans under protista. प्रोटिस्टा में क्या क्या लिया गया? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की बात हुई है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। अगला, दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक बिटवीन अदर डीलिंग विद प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। कैसे भाई? मैंने भी आपको बताया कि ये जब इवोल्यूशन की बात आई तो मान लो ये मोनेरा है, मोनेरा के बाद किसका डेवलपमेंट हुआ? प्रोटिस्टा का डेवलपमेंट हुआ। अब ये जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्ट से 3 डिफरेंट डायरेक्शन में डेवलपमेंट हुआ है। किसका किसका डेवलपमेंट हुआ भाई? तो एक डायरेक्शन में प्लांटी बना, दूसरी डायरेक्शन में फंजाई बना और तीसरी डायरेक्शन में एनिमेलिया बना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो रहा है कि यहीं से इसका डेवलपमेंट हो रहा है, यहीं से इसका डेवलपमेंट हो रहा है और यहीं से इसका डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब प्रिकर्सर ऑफ किंगडम प्लांटी इज प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट, प्रिकर्सर ऑफ किंगडम फंजाई इज प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट, प्रिकर्सर ऑफ किंगडम एनिमेलिया प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा। तो सबसे लिंक्ड है ये। फिर बीइंग यूकैरियोट, अब यूकैरियोट है भाई तो इसमें क्या होगा? एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, और क्या होंगे? सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है वो पाए जाएंगे इसके अंदर। सम हैव फ्लैजेला और सीलिया। हालांकि यहाँ पर अगर हम लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इस किंगडम में 3 चीज़ें होती हैं। सीडोपोडिया होता है, दूसरा सीलिया होता है, और तीसरी चीज़ जो है वो फ्लैजेला होता है। यानी 3 टाइप के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। पीछे आपने देखा था केवल एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होता है। सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन इसके अंदर अगर सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा तो गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट फ्यूजन होगा, और उससे होगा, और इससे जाहिर है जाइगोट बनने वाला है। आइए एक एक की चर्चा करें। सबसे पहला जो हम बात करते हैं प्रोटिस्ट की, तो क्राइसोफाइट्स की बात आती है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्रायोफाइट? क्राइसोफाइट की जब बात करते हैं तो दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, डेस्मिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधे नीट में पूछा गया, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। क्या क्या आएगा इसमें? क्राइसोफाइट्स आएगा और डायटम्स आएंगे। दूसरा पॉइंट, दे आर फाउंड इन, कहाँ मिलेंगे? फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन एनवायरमेंट। तीसरा, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट। इनको क्या बोलते हैं? प्लैंकटन। क्यों भाई? क्योंकि इनके अंदर सीलिया नहीं है, क्योंकि इनके अंदर फ्लैजेला नहीं है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है इनके अंदर, दैट्स वाई ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। चलिए चौथी बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं। और पांचवी बात आती है, इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर एज इन द सोप बॉक्स। कैसे भाई? जैसे मान लो आप देखते हैं सोप बॉक्स, एक ये लोअर पार्ट हो गया और ये हायर पार्ट हो गया। इसी तरह से यहाँ पर लोअर और हायर पार्ट होता है, एपिथीका और हाइपोथीका होता है। और ये जो पार्ट है सेलुलोज की वॉल होती है और इसमें एबेंडेंट सिलिका डिपोजिशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ आ रहा है, द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल आर इंडिस्ट्रक्टेबल। अगर उस वॉल में सिलिका डिपॉजिट है तो वो ब्रेक कैसे होगी? तो बॉल कैसी होती है? इंडिस्ट्रक्टेबल होती है। उससे क्या होगा सर? अरे जब ये मर जाएगा ना तो सारा सेल वॉल मटेरियल नीचे डिपॉजिट हो जाएगा।
बिलियंस ऑफ ईयर्स वो एक्यूमुलेट होता रहेगा और उससे बनता है डाई एटोमियस अर्थ। तो ध्यान दीजिए, द डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड द लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज रेफर्ड टू एज डाई एटोमियस अर्थ। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डाई एटोमियस अर्थ? हम इसमें इंटरेस्ट क्यों शो कर रहे हैं बेटा? क्योंकि बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, साउंड प्रूफ रूफ बनाने में, न्यूक्लियर रिएक्टर की वॉल बनाने में भी इसका यूज होता है। ये पॉलिशिंग किसकी करेंगे? शूज की नहीं, ग्रिटी होता है, स्टोन पॉलिशिंग में यूज होता है। इसके अलावा डायटम्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। सीधे पूछा गया क्वेश्चन है, तो डायटम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। कौन कौन सी बात आई? फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर दोनों में मिलते हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, प्लैंकटन होते हैं, मोस्ट ऑफ दम आर फोटोसिंथेटिक, सेल वॉल पर सिलिका डिपोजिशन होता है, इंडिस्ट्रक्टिबल होती है, लगातार नीचे मरने के बाद ये सेल वॉल जाती रहती है और बिलियंस ऑफ ईयर के बाद वो डायटोमियस अर्थ बन जाती है, ग्रिटी होती है और इसलिए हम फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं उसके, ऑयल एंड सिरप के पॉलिशिंग में यूज करते हैं उसको, एंड द डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। आइए नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। तो जब नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं तो वो कौन आता है? डायनोफ्लेजलेट। व्हाई इट इज नेम्ड एज डायनोफ्लेजलेट? आखिर हम इसे डायनोफ्लेजलेट कहते क्यों हैं? सोचना पड़ेगा। डायनो मतलब दो, फ्लैजलेट्स मतलब फ्लैजला, टू फ्लैजला होते हैं। देखिए इसमें देखो, एक ये फ्लैजला नजर आ रहा है आपको, एक इधर की तरफ फ्लैजला होता है, एक ट्रांसवर्स में और एक लॉन्गिट्यूडनल में। सर मूव किधर करेगा? ये इधर लेकर जाएगा, ये इधर लेकर जाएगा, तो इसकी मूवमेंट कैसी होगी? स्पिनिंग मूवमेंट होगी। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन। पीछे वाला कैसा था? फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन। दूसरा फोटोसिंथेटिक, ये भी होते हैं। दे अपियर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स। पीछे वाले कैसे होते हैं? पीछे वाले ब्राउन होते थे, गोल्डन ब्राउन होते थे। ये कैसे हैं? ये सब येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, ब्लू भी और रेड भी हो सकते हैं। जैसा पिगमेंट होगा, जो भी पिगमेंट मोस्ट एबेंडेंट होगा उसके बेस पे इसका कलर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट एंड द आउटर सरफेस। ये देख रहे हैं आप, दिस इज द स्टिफ सेलुलोज प्लेट, स्टिफ सेलुलोज प्लेट, और इसी के कारण इसे हम आर्मर्ड प्रोटिस्ट भी कहते हैं, बिल्कुल आर्मी मैन की तरह। फिर मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजला, वन लाई लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर देम ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट। और इसीलिए इसकी जो मूवमेंट है, मैंने अभी आपको बताया कि मूवमेंट कैसी होती है, तो इसकी जो मूवमेंट है वो होती है स्पिनिंग मूवमेंट करता है, स्पिन करके मूवमेंट करता है। फिर वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजलेट कौन सा? गोनियोलैक्स undergo such rapid multiplication that they make the sea appears red, red tide। रेड टाइड और रेड सी में क्या डिफरेंस है बेटा? देखो रेड सी होता है साइनोबैक्टीरिया के कारण। साइनोबैक्टीरिया में वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है। जब वो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो जो वाटर है वो रेड हो जाता है, दैट इज रेड सी। यहाँ क्या हुआ? यहाँ डिसॉल्व नहीं हो रहा है, रेड कलर का जो गोनियोलैक्स है इतना ज़्यादा हो जाता है कि जब टाइड चलता है तो हमें लगता है वाटर रेड कलर का, अपीयर्स वाटर, होता नहीं है, और रेड सी में वाटर रेड हो जाता है। इसके अलावा दे रिलीज टॉक्सिन। वो टॉक्सिन क्या करते हैं? मे इवन किल अदर मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। कई बार हम लोग बोलते हैं इसको PSP, पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, ये कॉज करता है डायनोफ्लैजलेट। तो डिफरेंस क्या हुआ डायनोफ्लैजल और डायटम्स के अंदर? डायटम के अंदर फ्लैजला नहीं है, इनके अंदर फ्लैजला है। उनकी सेल वॉल में सिलिका डिपॉजिटेड है, इनकी स्टिफ सेलुलोज प्लेट है, वो भी फोटोसिंथेटिक, ये भी फोटोसिंथेटिक। वो गोल्डन ब्राउन, ये डिफरेंट कलर के, ठीक है। ये टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं, वहां टॉक्सिन की कोई बात नहीं आती। आइए आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रोड्यूस की तरफ जो हम बढ़ते हैं तो वो कौन सा है भाई? तो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स है यूग्लिनोइड। ध्यान दीजिए, यूग्लिना, यूग्लिनोइड की क्या खास बात है? जब हम देख रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस, तो देखिए पहले फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर दोनों में मिला था, दूसरा केवल मैराइन वाटर में मिला था। अब तीसरा देखिए, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर।
फ्रेश वाटर में तो है लेकिन उसके साथ साथ स्टैग्नेंट। तो पहला फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर दोनों, दूसरा मैराइन वाटर मोस्टली, और तीसरा फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर में मेजॉरिटी। फिर इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। यस, इनके बाहर की तरफ ये जो लेयर आपको दिख रही है दैट इज द पेलिकल। यस, ये पेलिकल है बेटा। मतलब क्या? मतलब ये कि दिस लेयर इज टर्म्ड एज पेलिकल। ये सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं होती यूग्लिना के अंदर। फिर दे ऑल्सो हैव टू फ्लैजेला, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग वन। Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, when derived from sunlight they have like heterotroph work predating on other smaller organism। मतलब इनका जो न्यूट्रिशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन कैसा हो गया? मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्सोट्रॉफिक? ये एक तो होते हैं फोटोसिंथेटिक और दूसरा करते हैं प्रीडेशन। कब भाई? जब लाइट रहेगी तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस भी ऐसा वैसा नहीं है। यस, बड़ी खास बात है, पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट में क्या होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। यस, तो बिल्कुल हायर प्लांट की तरह पिगमेंट होते हैं इनके। अगर लाइट है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, लाइट अगर नहीं है तो हेटेरोट्रॉफ हो जाएंगे, यानी प्रीडेशन करने लग जाएंगे। तो न्यूट्रिशन कौन सा हो गया? मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आइए, एल्गल प्रोटिस्ट के बाद बढ़ते हैं हम लोग फंगल प्रोटिस्ट की तरफ। नाम क्या है? स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मतलब एक स्लाइम की लेयर है इनके चारों तरफ, और इसलिए हम इन्हें स्लाइम मोल्ड कहते हैं। और बड़ी बात यह है कि ये मोल्ड मतलब क्या होता है? तो आप जानते हैं मोल्ड मतलब होता है फंजाई। तो इनको भी पहले फंजाई में रखा गया था, बट ड्यू टू देयर नेचर अब हम इनको प्रोटिस्टा में रख देते हैं। तो ध्यान दीजिए, द बॉडी मूव, सैप्रोफाइट प्रोटिस्ट है ये। द बॉडी मूव अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ध्यान दो, ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है जेनेरा वाला। जेनेरा वाला प्लाज्मोडियम कहाँ मिलता है भाई? जेनेरा वाला प्लाज्मोडियम आपको मिलता है मलेरिया में। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम, जो मलेरिया कॉज करता है, ये स्टेज है बेटा, जेनेरा नहीं है। तो प्लाज्मोडियम बनता है विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। चलो, फेवरेबल कंडीशन में तो ये हो गया सर। अब अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा? तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, फंजाई है ना, द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या बनेगा? स्पोर। सिंपल सी बात है। तो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर बनेंगे एंड दे स्पोर पॉजेस ट्री वॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी जो वेजिटेटिव स्टेज है उस वेजिटेटिव स्टेज में सेल वॉल नहीं पाई जाती, लेकिन ये जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है, इस रिप्रोडक्टिव स्टेज में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और ये सेल वॉल क्या करती है? इसको प्रोटेक्शन देती है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी इयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। यानी जो स्पोर है एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं। एंड द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट। रहते तो पानी में है, लेकिन स्पोर जाता है कैसे है? वो एयर करंट के थ्रू जाता है। तो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हो गए ऐसी प्रोटिस्ट हैं जो एनिमल लाइक कैरेक्टर भी शो कर रहे हैं, फंजाई लाइक कैरेक्टर भी शो कर रहे हैं। आइए अब बढ़ते हैं एनिमल प्रोटिस्ट की तरफ, जो सीधे सीधे एनिमल है। क्या कहेंगे उन्हें? प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। आपको पता है इन्हें पहले किंग फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया था। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आ रहा है आपके सामने, ये है पैरामीशियम। देखो इस पैरामीशियम में बहुत सारे सीलिया दिख रहे हैं आपको। तो मैनी सीलियाज आर प्रेजेंट। सो ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ। क्यों भाई, क्यों हेटेरोट्रॉफ है? अरे सर ये फोटोसिंथेटिक नहीं कर सकते। दे लाइव एज अ प्रीडेटर, पैरासाइट, दे बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। यस, मैंने बताया था ना, प्लांटी किंगडम के रिलेटिव भी जो है वो यही है, फंजाई किंगडम के भी रिलेटिव इसी किंगडम में है, और एनिमल किंगडम के भी प्रिमिटिव जो है, प्रिमिटिव मेंबर रिलेटिव यही है। हाँ, रिलेटिव्स का ग्रुप है कि भाई?
है ना। तो दे आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन, कौन कौन से? सबसे पहला अमीबॉइड, अमीबॉइड प्रोटिस्ट, नाम से क्लियर है, इसमें अमीबा आएगा। खास बात क्या है? दीज ऑर्गेनिज्म लाइव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। 3 जगह मिलेंगे, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, मॉइस्ट सॉइल। ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा था प्रोटिस्ट के जो मेंबर हैं प्राइमरली एक्वेटिक हैं, सब पानी में पाए जाते हैं। दे मूव एंड कैप्चर, क्या करते हैं ये कैप्चर करते हैं अपने फूड को विद द हेल्प ऑफ व्हाट? ये जो अपना फूड कैप्चर करते हैं वो कैप्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, जिसको कहते हैं फॉल्स फीट अमीबा। यस, फॉल्स फीट स्ट्रक्चर बनता है और ये स्यूडोपोडिया इनका लोकोमोशन भी करता है। तो स्यूडोपोडिया लोकोमोशन के भी स्ट्रक्चर है और फूड इनटेक के भी स्ट्रक्चर है। Marine form have silica cell on their surface. Some of them, such as ant amoeba, are parasite. Ant amoeba gingivalis, हाँ, मसूड़ों में डिजीज फैलाता है। Ant amoeba histolytica, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर डिजीज फैलाता है। तो यहाँ अमीबा है जो फ्रेश वाटर में रहता है, मैराइन वाटर में रहता है, और दूसरे पैरासाइट फॉर्म भी आते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया। अब दूसरे नंबर पे आते हैं कौन? दूसरे नंबर पे आते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, नाम से क्लियर है, इनके अंदर क्या पाया जाएगा? फ्लैजला। सो द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। दे हैव फ्लैजला, सीधी सी बात है, दे हैव फ्लैजला। फ्लैजला कैसे होंगे? बिल्कुल हायर एनिमल जैसे। द पैरासाइट फॉर्म कॉज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस। कौन? ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा जो है इट कॉजेज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। कैसा है? फ्लैजिलेट्स। आइए अगले मेंबर की तरफ बढ़ते हैं और अगला मेंबर हो जाता है सीलिएटेड प्रोटोजोन, नाम से क्लियर है, सीलिया होंगे। दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया। यस, एक दो सीलिया नहीं है भाई, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया हैं, तो सबसे तेज मूवमेंट कर सकते हैं ये। दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस. Their coordinated movement of rows of cilia causes the water-laden food to be steered into the gullet. मतलब ये हुआ कि ये जो सीलिया हैं ये कौन सा काम करेंगे? तो भाई सीलिया एक तो काम करते हैं लोकोमोशन का, और दूसरा काम कौन से करेंगे सीलिया? दूसरा करेंगे फूड इनटेक में हेल्प। ध्यान दिया ना? स्यूडोपोडिया ने भी यही 2 काम किए थे। क्या क्या किया था? स्यूडोपोडिया लोकोमोशन भी कर रहा था, फूड इनटेक में भी हेल्प कर रहा था। सीलिया भी वही काम कर रहा है। क्या करता है? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है, और जिससे वाटर में जिसमें फूड होता है वो इसकी गलेट के अंदर आ जाता है। फिर इसका एग्जाम्पल क्या है? पैरामीशियम, वन वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल हो जाता है। आइए आगे बढ़े। लास्ट में जब हम बोलते हैं तो लास्ट में पहुंचते हैं हम कहां पर? स्पोरोजोन्स की तरफ। व्हाट आर द स्पोरोजोन्स? नाम से क्लियर है, स्पोरोजोवन को स्पोरोजोवन क्यों कहते हैं? बताओ भाई जल्दी से, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये चौथे नंबर का है। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ये जो स्पोर लाइक स्टेज होती है इसको हम लोग कहते हैं स्पोरोजोइट्स। तो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट्स व्हाई टर्म्ड एज स्पोरोजोवन। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। देखो फिर से प्लाज्मोडियम आ गया ना। कौन है प्लाज्मोडियम? मलेरियल पैरासाइट विच कॉजेज मलेरिया, ए डिजीज विच इज स्टैगिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ध्यान दीजिए, आपने 2 प्लाज्मोडियम पढ़े है ना। एक वो प्लाज्मोडियम है जो फेवरेबल कंडीशन में बनता है स्लाइम मोल्ड के अंदर, दैट इज द स्टेज। दूसरा ये प्लाज्मोडियम है जो आपको कहां मिल रहा है? दूसरा ये प्लाज्मोडियम है जो आपको मिल रहा है एज अ जेनेरा। यही मलेरिया कॉज करता है बेटा। प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, ओवैक्स, ये सब मलेरिया कॉजिंग है। तो ये जो स्पोरोजोन्स हैं ये मलेरिया कॉज करते हैं भाई। तो अब ध्यान दीजिए, ये जितने भी प्रोटिस्ट हुए, अगर हम सारे प्रोटिस्ट को कैटेगराइज करें तो कितने तरह के प्रोटिस्ट आपने पढ़े? जल्दी से बताओ। तो आपने पढ़े सर, एक तो होता है एल्गल प्रोटिस्ट, चलो भाई हो गया।
दूसरा कौन सा प्रोटिस्ट हुआ? दूसरा हो गया फंगल प्रोटिस्ट। तीसरा कौन सा प्रोटिस्ट हुआ? तीसरा हो गया प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। तो 3 टाइप ऑफ प्रोटिस्ट आते हैं, एल्गल प्रोटिस्ट, फंगल प्रोटिस्ट एंड प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। एल्गल प्रोटिस्ट में कौन? 3 मेंबर, क्राइसोफाइट जिसमें डायटम और डेस्मिड आया था, दूसरा डायनोफ्लैजेलेट, तीसरा यूग्लिनोइड। फंगल प्रोटिस्ट में कौन सा आएगा? स्लाइम मोल्ड। और प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट में 4, कौन कौन से? अमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेट, सीलिएट और स्पोरोजोन। क्लियर? तो इस तरह से ये 2 किंगडम खत्म होते हैं। फिर हम लोग आगे अगली क्लास में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।